हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग नर्सिंग माइंड्स। कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में हम नर्सिंग रिसर्च का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ रिसर्च टूल। तो सबसे पहले हम वैलिडिटी को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी द डेफिनेशन। वैलिडिटी रिफर्स टू एन इंस्ट्रूमेंट और टेस्ट एक्चुअली टेस्टिंग व्हाट इट इज़ सपोज टू बी टेस्टिंग। ठीक है, तो वैलिडिटी का अगर हम सिंपल मीनिंग समझें तो वैलिडिटी का मीनिंग क्या है। वैलिडिटी, यहाँ पे हम बात किसकी वैलिडिटी की कर रहे हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, किसी भी टूल की या किसी भी टेस्ट की। ठीक है, तो वैलिडिटी का सीधा सीधा मीनिंग होता है किसी का एक्यूरेट होना या फिर सही होना और सही होना। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, तो यहाँ पे मीनिंग है कि जो भी हमने इंस्ट्रूमेंट या जो टेस्ट है या स्केल आपने जो भी बनाई है, तो क्या वो सच में वही चीज़ मेज़र कर रही है जिसके लिए उसे बनाया गया है। मीन्स व्हाट सपोज टू बी टेस्टिंग। ठीक है, जिसके लिए उसे बनाया गया है तो वो कर रही है कि नहीं कर रही। अगर कर रही है तो हाँ, वो टूल क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। अगर वो नहीं मेज़र कर पा रहा है जिस चीज़ के लिए उसे बनाया गया है तो वो क्या कहलाएगा, आपका इनवैलिड टूल कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। वैलिडिटी रिफर्स टू द डिग्री टू विच एन इंस्ट्रूमेंट मेजर व्हाट इट इज सपोज टू बी मेजरिंग। मतलब कितने डिग्री तक, कितनी हद तक वो इंस्ट्रूमेंट उस चीज़ को मेज़र कर पा रहा है जिस चीज़ को मेज़र करने के लिए उसे बनाया गया था, तो दैट इज़ द वैलिडिटी। सो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि आपने क्या बनाया, एक वेइंग मशीन है। ठीक है, क्या है, एक वेइंग मशीन है। ठीक है, अब ये जो वेइंग मशीन है, तो अगर आप अपना वेट मेज़र करेंगे तो वेट चेक करने के लिए एक वेइंग मशीन पर खड़े होते हैं और वो मशीन आपको वेट क्या करती है, बताती है। तो इसका मतलब वो क्या है, मशीन वैलिड है। मतलब वो इंस्ट्रूमेंट उसी चीज़ के लिए बना है क्योंकि मशीन ने वही मेज़र किया जो उसे मेज़र करना चाहिए था। बट अगर फॉर एग्जांपल अगर आप वेइंग मशीन की जगह वेइंग मशीन अगर वेट मेज़रमेंट की जगह आपका हाइट मेज़रमेंट करने लगे, बट करना क्या था, हमें वेट मेजरमेंट करना था, तो ये मशीन क्या हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी क्योंकि वो अपना असली काम नहीं कर रहा है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। तो टाइप्स ऑफ वैलिडिटी की अगर हम बात करें तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। फर्स्ट वन इज कंटेंट वैलिडिटी, सेकेंड इज फेज वैलिडिटी, थर्ड इज क्राइटेरियन वैलिडिटी एंड फोर्थ वन इज कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। तो नेक्स्ट स्लाइड्स में हम वन बाय वन सारे टाइप्स ऑफ वैलिडिटी को क्या करेंगे, डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट टाइप इज कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी देखते हैं क्या है। कंटेंट से आपको क्या समझ में आ रहा है कि कंटेंट का मीनिंग यहाँ पर क्या है। तो कंटेंट का मीनिंग है कि जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप कोई टूल बना रहे हैं, आप कोई इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं, तो जितने भी सारे ज़रूरी जो एस्पेक्ट हैं या फिर जो प्योर कंटेंट है वो कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब कोई भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ उसमें छूटना नहीं चाहिए। तो देखते हैं इसको। इट कंसर्न हाउ वेल अ मेजर कैप्चर all relevant aspect or component of a concept when multiple dimensions and factors are being assessed। तो हमें इसमें देखना है कि जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, तो जब हम मल्टी डायमेंशन की बात करते हैं या मल्टीपल फैक्टर्स की बात करते हैं तो वो सारे ही उसमें असेस हो रहे हों। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल कि अगर आपका 100 मार्क्स का मान लीजिए चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का एक फाइनल पेपर हो रहा है, ठीक है, तो आप सेट कर रहे हैं उसको, तो उसमें जितने भी मेजर टॉपिक्स होंगे वो आप कवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स हो गए, इम्यूनाइजेशंस हो गए, जितने भी चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम्स हो गए, वो इंक्लूड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं इसका मतलब कि आपने मेजर पोर्शन क्या किया, छोड़ दिया। या हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने इम्यूनाइजेशन से ही इतना ज़्यादा कंटेंट दे दिया है कि बाकी सारे के लिए जगह नहीं बची या बाकी सब इंक्लूड नहीं हो पाए। तो हमें सारे ही एक्सपेक्ट को, सारे ही टॉपिक को क्या करना है, हमें ध्यान देना है। तो अगर उसमें सारे ही रिलेवेंट टॉपिक्स, रिलेवेंट एस्पेक्ट, रिलेवेंट कंपोनेंट अगर इंक्लूड हो रहे हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा, कंटेंट वैलिडिटी कहलाएगा। नेक्स्ट इज फेज वैलिडिटी। ठीक है, अब फेज वैलिडिटी से क्या समझ में आ रहा है। फेज का मतलब तो ये कि भाई हम जो दिखता है, हमें जो सामने से हमें दिख रहा है। ठीक है, सो फेस वैलिडिटी इन्वॉल्व एन ओवरऑल लुक
ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि वो इंस्ट्रूमेंट का ओवरऑल लुक कैसा है, लुक वाइज वो कैसा दिख रहा है, रिगार्डिंग इट्स अप्रोप्रिएटनेस टू मेजर अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट और फिनोमेनन बेस्ड ऑन इट्स जनरल अपीयरेंस और डिज़ाइन। तो हम उसकी अप्रोप्रिएटनेस भी कैसे मानते हैं, जब वो हमें जनरली क्या दिख रहा होता है, अच्छा दिख रहा होता है, ठीक ठाक दिख रहा होता है, तो हम उसको बोलते हैं कि हाँ ये टूल क्या है, वैलिड है। ठीक है, तो जब आप किसी टेस्ट या क्वेश्चन आयर को सिर्फ ऊपर ऊपर से देख के जज करते हो कि क्या ये सही लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो ये सबसे बेसिक और सुपरफिशियल लेवल होता है, मतलब कि ये इतना इम्पॉर्टेंट वैलिडेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इस पर हम रिलाई ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप हाई वैलिडेशन में नहीं मान सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल कि आपने एक एंजाइटी चेक करने के लिए क्वेश्चनायर बनाया है। ठीक है, तो किसी ने ऊपर ऊपर से पढ़ा कि हाँ इसमें सारे सवाल डर और घबराहट से रिलेटेड हैं, तो ये सही है, बल्कि और उसको डीपली उसने स्टडी नहीं किया, बस उसे कहीं कहीं दिख गया तो उसने क्या कर दिया, उसको वैलिडेट किया गया। तो जब इस प्रकार का वैलिडेशन दिया जाता है तो वो वैलिडेशन कहलाता है आपका फेस वैलिडिटी। नेक्स्ट इज क्राइटेरियन वैलिडिटी। अब क्राइटेरियन वैलिडिटी क्या होता है? क्राइटेरियन का यहाँ पे मीनिंग ही यही है, क्राइटेरियन। ठीक है, क्राइटेरियन का मीनिंग है स्टैंडर्ड से कंपेयर करना, स्टैंडर्ड टू कंपेयर विद स्टैंडर्ड्स। ठीक है, आपके पास पहले से ही क्या है, एक फिक्स्ड क्राइटेरिया है और आपने जो नया टूल बनाया है आप उसको क्या कर रहे हो, उससे कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, सो इट डिफाइन अ रिलेशनशिप बिटवीन मेजरमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विथ सम एक्सटर्नल क्राइटेरिया, मतलब ऑलरेडी आपके पास एक क्राइटेरिया प्रेजेंट है और उससे अपने टूल को आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मार्केट में एक नया सस्ता डिजिटल थर्मोमीटर आया है। ठीक है, आपने उसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए एक पेशेंट का क्या किया, आपने टेम्परेचर लिया नए थर्मोमीटर से, फिर उसी समय आपने क्या किया, एक मरकरी थर्मोमीटर से जो कि पहले से आपका वैलिडेट है और आपका सही रिकॉर्डिंग देता है, उससे भी आपने क्या किया, उस पेशेंट का टेम्परेचर टेकिंग कर लिया। ठीक है, अब अगर दोनों का टेम्परेचर मैच करता है या थोड़ा बहुत वेरिएशन के साथ आसपास है, तो आप क्या मानेंगे कि जो नया वाला जो टूल है वो क्राइटेरियन वैलिडिटी में क्या है, हाई है। क्यों? क्योंकि वो पुराने वाले से हमने उसको कंपेयर करके देख लिया कि हाँ दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है, आसपास सेम आ रहा है, इसका मतलब कि ये भी क्या है, टूल वैलिडेट है। तो दैट इज़ द क्राइटेरियन वैलिडिटी। तो क्राइटेरियन वैलिडिटी की अगर हम बात करें तो इसमें 2 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट वन इज कॉन्करेंट एंड सेकेंड वन इज प्रिडिक्टिव। ठीक है, ये दोनों ही जो वैलिडिटी हैं आपकी, ये बोथ आर बेस्ड ऑन टाइम। ठीक है, ये दोनों ही किस पे बेस्ड हैं, टाइम पे बेस्ड हैं, बट दोनों ही क्या है, क्राइटेरियन वैलिडिटी। ठीक है, तो वन बाय वन हम इन दोनों को भी समझते हैं। सो फर्स्ट वन इज कंकरेंट वैलिडिटी। सबसे पहले तो कंकरेंट का मीनिंग हम देखते हैं कि कंकरेंट का मीनिंग क्या है। तो कंकरेंट का मीनिंग है एट द सेम टाइम। ठीक है, एट द सेम टाइम मतलब उसी समय पर। ठीक है, तो जब भी आप किसी नए टेस्ट या टूल को क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो उसके रिजल्ट की उसी वक्त किसी पहले से ट्रस्टेड या एस्टैब्लिश्ड या आप बोल सकते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड जो आपके पास पहले से टूल है, आप क्या करते हो, उसी के साथ कंपेयर करते हो। तो उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंकरेंट वैलिडिटी कहते हैं। ठीक है, अभी भी हमने पहले भी एग्जाम्पल देखा था, फिर से हम एग्जाम्पल देखते हैं कि हम इसमें किससे कंपेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के मार्केट में एक पोर्टेबल ग्लूकोमीटर आया है, पोर्टेबल ग्लूकोमीटर आया है वर्सेस आप किससे कंपेयर करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल के आप लैब टेस्ट में देना चाहते हो। ठीक है, इन दोनों का हम लोग कंपेयर करेंगे। तो एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए मार्केट में एक नया फास्ट एक्टिंग पोर्टेबल ग्लूकोमीटर आया है, तो जो 5 सेकंड में क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल बता देता है। तो उसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए, मतलब ये जो ग्लूकोमीटर है ये वैलिड है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए हमने क्या किया, उसी समय जो ब्लड सैंपल लिया था उसमें से जो बचा हुआ सैंपल है वो हमने हॉस्पिटल की क्या किया, लैब में स्टैंडर्डाइज्ड मशीन में क्या किया, उसको टेस्ट करने के लिए हमने भेज दिया।
तो अगर नए ग्लूकोमीटर की रीडिंग लैब टेस्ट की रीडिंग से बिल्कुल सेम या आसपास आती है तो इसका मतलब है कि ये जो टूल है, मतलब ये वाला जो टूल है वो क्या है, कंकरेंटली वैलिडेट है। कंकरेंटली वैलिडेट क्यों है? क्योंकि सेम टाइम पे ही हमने ग्लूकोमीटर से चेक किया और सेम टाइम पे ही हमने लैब टेस्ट के लिए उसको भेज दिया। ठीक है, तो अगर ये दोनों की वैल्यू सेम निकलती है तो इसका मतलब कि उसकी कंकरेंट वैल्यू क्या है, हाई है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। ठीक है, प्रेडिक्टिव का मीनिंग क्या समझ में आ रहा है आपको? प्रेडिक्टिव का मीनिंग क्या है? फोकस ऑन फ्यूचर। ठीक है, फोकस ऑन फ्यूचर मतलब कि उसमें हम क्या कर रहे थे, कंकरेंट में एट द सेम टाइम ही कर रहे थे दोनों को कंपेयर। ठीक है, इसमें लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अभी हम उसको टेस्ट करके हम फ्यूचर के लिए क्या कर रहे हैं, उसका प्रेडिक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्ड प्रेडिक्टिव का यहाँ पे मीनिंग है वही भविष्यवाणी वगैरह करना। तो मान लीजिए कि जब आपका आज का टेस्ट स्कोर या मेज़र ये एक्यूरेटली बता सके कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी कहेंगे। ठीक है, अब ये कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल हम लोग नॉर्सेट की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई बच्चा नॉर्सेट में बैठा, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या बैठे हैं, नॉर्सेट में बैठे हैं। ठीक है, तो उनके अगर अच्छे परसेंटेज आए हैं, उन्होंने मेरिट लिस्ट क्रॉस की है। ठीक है, तो ये हमने अभी से ही प्रेडिक्ट कर दिया कि जो सिलेक्ट हमने किए हैं मेरिट लिस्ट में वो एक अच्छे नर्स बनेंगे, वो एक गुड नर्स बनेंगे। किसके बेस पे किया भाई? जो लिस्ट आई, रैंक निकली, उन रैंक के बेस पे हमने कहा कि भाई ये जिनकी अच्छी रैंक है वो क्या बनेंगे, आगे चल के गुड नर्स बनेंगे, एक अच्छे कॉम्पिटेंट नर्स बनेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमें फ्यूचर में नहीं पता है कि क्या होने वाला है, बट हमने अभी कर दिया। अब ये वैलिडेट कैसे होगा? ये तो भाई इसने बोल दिया कि ये इसके नंबर अच्छे आए तो ये नर्स अच्छा बनेगा। वैलिडेट तब होगा जब हम 1-2 साल बाद देखेंगे कि जो नर्सेस सेलेक्ट हुई थी वो अपने एरिया में गुड वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, मतलब वो कॉम्पिटेंट हो गई हैं या नहीं हो गई। अगर हो गई हैं तो ये जो टूल था हमारा वो क्या हो गया, वैलिड हो गया। अगर वो अपने एरिया में अच्छा काम नहीं कर रही हैं तो इसका मतलब कि वो टूल क्या हो गया, फ्लॉप हो गया, आपका वो इनवैलिड हो गया। सो नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट का मीनिंग क्या है, क्या समझते हैं आप कंस्ट्रक्ट से? कंस्ट्रक्ट का मीनिंग है एब्स्ट्रैक्ट, मतलब जो कि जिसको कि हम फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी को मेज़र करना। ठीक है, टू मेज़र द एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी। अच्छा, अब इसमें हम जो एब्स्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं वो आपके कोई इमोशंस हो सकता है, पेन हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, पेशेंट सेटिस्फेक्शन हो सकता है, एम्पैथी, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो आपकी किस में आती हैं, एब्स्ट्रैक्ट में आती है। तो ऐसी चीज़ों को हमें वैलिडेट करना है। ठीक है, तो अब इसमें क्या दिया हुआ है, द डिग्री टू विच एविडेंस अबाउट मेजर्स स्कोर इन रिलेशन टू अदर स्कोर, मतलब कि जो भी आप स्कोर मेज़र करना चाह रहे हैं वो दूसरे स्कोर उसको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। एंड द इंटरफेरेंस दैट द कंस्ट्रक्ट हैज़ बीन अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंटेड। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि सबसे जो एडवांस लेवल है वो आपका कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होता है। ठीक है, और सबसे जो लोएस्ट वाला होता है वो फेस वैलिडिटी होता है। ये उन चीज़ों को मेज़र करता है जो फिजिकली दिखती नहीं है, जैसे कि ह्यूमन बिहेवियर हो गया, इमोशंस हो गए, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हो गए। ठीक है, तो आपको मैं एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कि कोई स्टूडेंट है और स्टूडेंट का हमें क्या करना है, एम्पैथी लेवल चेक करना है। ठीक है, तो अब जो एम्पैथी है वो किसी स्केल पर फिजिकली तो हम मेज़र नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या करोगे, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स टूल बनाओगे। ठीक है, क्या करोगे, कॉम्प्लेक्स टूल बनाओगे जो क्या करेगा, पेशेंट केयर के अलग अलग सिनेरियो में उसके साइकोलॉजिकल बिहेवियर को क्या करेगा, एक्यूरेटली ट्रैक करेगा। मतलब बहुत सारे हमने क्या कर दिए कि एरिया डिवाइड कर दिए हैं। अब उसमें जो मतलब कि नर्स है वो किस तरीके से रिएक्ट करी, किस तरीके से केयर दे रही है, क्या वो डिसीजन मेकिंग कर रही है, तो उसको हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, तो अगर वो टूल सच में एम्पैथी और सिर्फ एम्पैथी को ही डिकोड कर पा रहा है तो वो क्या माना जाएगा, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी माना जाएगा। ऐसा ना हो कि कुछ और चीज़ें भी मेज़र कर ले रहा है तो उसको हम कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो दैट इज़ द कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। देन देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी
validity. So first one is hypothesis testing, second is convergent validity, known groups validity, divergent validity, structural validity and cross cultural validity. तो one by one मैं इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ. So first one is हाइपोथीसिस टेस्टिंग. ठीक है, तो हाइपोथीसिस टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो हाइपोथीसिस का आप लोग मीनिंग क्या समझते हैं? क्या होता है हाइपोथीसिस का मीनिंग? हाइपोथीसिस का सिंपल सा मीनिंग है कि आप क्या कर रहे हैं, एक एजुकेटेड गैस कर रहे हैं, मतलब एक प्रिडिक्टेड गैस कर रहे हैं. ठीक है, जो कि हमने प्लान कर लिया है कि हाउ योर टेस्ट शुड बिहेव इफ़ इट्स ट्रूली एक्यूरेट. अगर आपका रिजल्ट ट्रूली एक्यूरेट आता है तो कैसा बिहेव करेगा. देन चेकिंग इफ़ दैट गेस कम ट्रू, और जो आपने सोचा था, जो आपने अंदाज़ा लगाया था, वो ट्रू है या नहीं है, तो उसका आप क्या करते हो, टेस्टिंग करते हो. किसमें? हाइपोथीसिस में. ठीक है, तो जो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है वो इसी के अंदर क्या आएगा, ये आएगा. ठीक है, अब हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि अगर आपका प्रेडिक्शन जो आपने किया था अगर वो ट्रू है तब, और जो हाइपोथीसिस है वो आपकी सपोर्ट कर रही है, तो इसका मतलब कि जो आपका वैलिडिटी है टूल की वो हाइपोथेटिकली क्या है, वैलिड है. ठीक है, इसमें देखते हैं क्या कह रहा है. इट कंसर्न द एक्सटेंट टू विच इट इज़ पॉसिबल टू कोरोबरेट हाइपोथीसिस रिगार्डिंग हाउ स्कोर्स ऑन अ मेजर फंक्शन इन रिलेशन टू स्कोर फॉर अदर वेरिएबल. मतलब इसमें रिलेशन देख रहा है वो कि अदर वेरिएबल के साथ वो मेजरमेंट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, एंड स्कोर ऑन अदर मेजर ऑफ द सेम वेरिएबल. तो आप इसमें सिंपल सा बात समझिए कि अगर आपका प्रेडिक्शन सही है, आपने जो सोचा था, तो आपका क्या है, वैलिड है. अगर आपका टेस्ट स्कोर डोंट बिहेव द वे यू प्रिडिक्टेड, मतलब जैसा आपने सोचा था वैसा प्रिडिक्शन नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब कि आपका टेस्ट क्या है, रॉन्ग है, या फिर कह सकते हो कि इनवैलिड है. ठीक है, उस तरीके से सेम स्कोर पे वो नहीं कर पा रहे, सेम वेरिएबल पे वो नहीं कर पा रहा है. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल कि आपने एक 10 क्वेश्चंस का क्या बनाया है, सर्वे बनाया है. ठीक है, किस पे बनाया है, फॉर एग्जांपल नर्सिंग बर्नआउट पे. ठीक है, नर्सिंग बर्नआउट पे आपने क्या बनाया, 10 क्वेश्चंस का सर्वे बनाया है. ठीक है, अब मान लो कि मैंने 2 हाइपोथीसिस बनाई, जैसे कि आप लोग बनाते भी हो, H1 H2, 2 हाइपोथीसिस बनाई. अब पहले वाले हाइपोथीसिस में बताना चाहती हूँ रिलेशन टू अदर वेरिएबल. यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, स्कोर फॉर अदर वेरिएबल, एंड सेकेंड वाला हम क्या बनाएंगे, रिलेशन टू मेजर ऑफ द सेम वेरिएबल. तो फर्स्ट वाला हम क्या बनाएंगे, रिलेशन टू अदर वेरिएबल. ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लेना, रिलेशन टू अदर वेरिएबल. ठीक है, अब मैंने फर्स्ट हाइपोथेसिस बोला, मैंने ये प्रेडिक्ट किया कि यू प्रेडिक्ट दैट नर्सेज हु स्कोर हाई, मतलब वो नर्सेज जो हाई स्कोर कर रही हैं अपने बर्नआउट सर्वे में, वो क्या रहती हैं, ज़्यादातर एब्सेंट रहती हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक जाती हैं, बर्नआउट हो जाती हैं, इसलिए वो छुट्टी ले लेती हैं. ठीक है, वहीं मैं सेकेंड हाइपोथेसिस में बोल रही हूँ जो कि किससे रिलेटेड है, रिलेशन टू अदर मेजर. ठीक है, तो इसमें मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यू प्रिडिक्ट दैट इफ़ योर नर्सेस टेक योर न्यू सर्वे एंड ओल्डर इंटरनेशनली ट्रस्टेड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस टेस्ट, द स्कोर शुड क्लोजली मैच. तो अगर मैंने बोला कि इन पे एक स्ट्रेस टेस्ट किया जाए और साइकोलॉजिकल टेस्ट किया जाए, तो दोनों में ही क्या आएंगे, जो चीज़ें हैं, जो वैल्यूज़ हैं, वो क्या आएंगी, सेम आएंगी. तो ये मैंने 2 यहाँ पे हाइपोथेसिस अपनी बना ली. एंड अब क्या होगा, इफ़ डेटा में क्या आएगा, जो मोस्ट एग्जॉस्टेड जो नर्सेज हैं वो सच में ही छुट्टियां ले रही हैं, एंड जो स्ट्रेस लेवल है वो भी अगर आपका मैच कर रहा है, तो इसका मतलब कि आपकी हाइपोथेसिस क्या हो गई, यहाँ पे राइट प्रूफ हो गई, एंड आप सक्सेसफुली क्या कर रहे हो, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को हाइपोथेसिस टेस्टिंग के थ्रू क्या कर पा रहे हो, वैलिडेट कर पा रहे हो. ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या हो गई, क्लियर हो गई. अगर आप ये अपनी हाइपोथेसिस प्रूफ नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आपका टूल वैलिडेट नहीं है, क्योंकि आपने जो सोचा था वो वहाँ पर नहीं हो रहा है. सो नेक्स्ट इज कन्वर्जेंट वैलिडिटी. कन्वर्जेंट वैलिडिटी की अगर हम बात करें, सो इन द एब्सेंस ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड
टेस्ट द कोरिलेशन बिटवीन द फोकल मेजर एंड मेजर ऑफ अ कंस्ट्रक्ट विथ विच कंसेप्चुअल कन्वर्जेंस इज एक्सपेक्टेड। मतलब कि जब आपके पास एक गोल्ड स्टैंडर्ड एब्सेंट हो तो आप क्या करोगे, अपने फोकल मेजर का मीनिंग क्या होता है? फोकल मेजर मतलब आपने जो टूल बनाया है, न्यू टूल, ठीक है। मेजर टू कंस्ट्रक्ट मतलब कि आप क्या करना चाह रहे हो, जो भी आपने बनाया है उसको आप मेज़र करना चाह रहे हो, ठीक है। तो इन द एब्सेंस ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड मतलब कि जब आपके पास कोई परफेक्ट 100% फ्लॉलेस टूल नहीं हो जिससे आप डायरेक्टली कंपेयर कर सकें, तो आप क्या करते हो, आप अपने नए टूल मतलब फोकल मेज़र के स्कोर को किसी दूसरे स्टैब्लिश टूल मतलब कि जो आपका कंस्ट्रक्ट टूल बना हुआ है उसके स्कोर से क्या करते हो, कंपेयर करते हो, जो सेम चीज़ मेज़र करता हो, मतलब दोनों ही सेम चीज़ों को मेज़र करते हो, ठीक है। सो क्योंकि दोनों टूल एक ही चीज़ को के लिए बने हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दोनों का रिजल्ट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो जब हम ये सोचते हैं कि दोनों का रिजल्ट सेम आना चाहिए, दैट इज़ द कंसेप्चुअल कन्वर्जेंस इज एक्सपेक्टेड। मतलब कि दोनों ही सेम डायरेक्शन में जाने चाहिए, ठीक है, सेम रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर रहे हो, मान लो फॉर एग्जांपल कि आपने कोई 5 क्वेश्चंस का एक स्ट्रेस स्केल बनाया है, ठीक है। तो आप क्या कह रहे हो पहले, और आपके पास क्या होगा, एक पुराना टूल भी होगा जो पहले से ही स्ट्रेस टेस्ट क्या कर रहा होगा, काम कर रहा होगा, ठीक है। तो आपने अपनी क्लास के 50 स्टूडेंट्स को क्या किया, दोनों ही टेस्ट क्या कर दिए, अप्लाई कर दिए, फोकल 1 और जो आपके पास ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड था वो आपने दोनों को अप्लाई कर दिया। अब अगर एक स्टूडेंट आपके नए टेस्ट पर हाई स्ट्रेस शो करता है तो वही स्टूडेंट पुराने ट्रस्टेड जो आपका गोल्ड स्टैंडर्ड जो टेस्ट है उस पर भी क्या करना चाहिए, हाई स्ट्रेस शो करना चाहिए। अगर दोनों पे ही हाई स्ट्रेस शो कर रहा है इसका मतलब कि ये जो टूल है वो क्या है, वैलिड है। तो दोनों का रिजल्ट आपस में मैच हो रहा है और दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट वैलिडिटी कहते हैं। नॉन ग्रुप्स डिस्क्रिमिनेटिव वैलिडिटी, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटिव का मीनिंग आपको पता होगा, डिफरेंस कर पाना, अंतर कर पाना, है ना। तो इसमें क्या है, और नॉन ग्रुप मतलब कि जो हमें पहले से ही पता हो, ठीक है, पता हो। तो इसका मीनिंग सिंपल सा क्या है कि जो भी आपका टेस्ट है या जो आप स्केल बना रहे हो वो सिर्फ एक तो उसी चीज़ को नापे या मेज़र करे जिसके लिए उसे बनाया गया है, कोई डिफरेंट चीज़ को वो मेज़र ना करे। एंड नॉन ग्रुप डिस्क्रिमिनेटिव इसको स्पेशली इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह टेस्ट ऐसे दो अलग अलग ग्रुप के बीच में अंतर या डिस्क्रिमिनेशन करके आपको बताता है जो कि होना या बता पाना चाहिए। तो जिनके बारे में हमें पहले से पता है तो क्या हो गया, नॉन हो गया, और वो एक दूसरे से क्या होने चाहिए, अलग भी होने चाहिए, ठीक है। तो एक दूसरे से अलग भी हो। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में हम फॉर एग्जाम्पल हम डिप्रेशन का टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, डिप्रेशन का टेस्ट कर रहे हैं। डिप्रेशन का टेस्ट हम लोग किस पे कर रहे हैं, मान लीजिए आपके पास एक ग्रुप ए है और एक ग्रुप बी है, ठीक है। अब जो ए लोग हैं, ए पहले से ही क्लिनिकली डायग्नोज्ड है, ठीक है, क्लिनिकली डायग्नोज्ड फॉर डिप्रेशन। भाई ए ग्रुप वाले जितने लोग हैं डॉक्टर पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं कि ये ग्रुप वाले जो पेशेंट हैं वो डिप्रेस्ड हैं, बट जो बी ग्रुप है वो हैप्पी एंड हेल्दी है, मेंटली हैप्पी एंड हेल्दी। अब हमने क्या किया, अब हमने इनको वो डिप्रेशन टेस्ट दे दिया, मतलब कि आप इस पर टिक करिए, ठीक है। अब जब हमने इसको टेस्ट दिया तो जो ग्रुप ए का स्कोर था वो क्या आना चाहिए, हाई आना चाहिए, और ग्रुप बी का क्या आना चाहिए, लो आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो इसका मतलब कि आपका टूल क्या है, वैलिड है, क्योंकि भाई हैप्पी लोगों का तो डिप्रेसिव टूल में स्कोर लो ही आना चाहिए, ठीक है। तो जो दोनों ग्रुप के जो सही हम क्या कर पा रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हैं, और पहले से हमें पता है कि ये डिप्रेस्ड लोग हैं और ये हैप्पी लोग हैं, फिर भी हमने टेस्ट दिया और टेस्ट में भी क्या आना चाहिए, स्कोर हाई एंड लो आना चाहिए। अगर ऐसा रिजल्ट आता है तो इसका मतलब ये टूल क्या है, वैलिडेट है। बट अगर ऐसा नहीं आता है इसका मतलब कि ये टूल वैलिड नहीं है, क्योंकि हैप्पी लोगों का स्कोर हाई नहीं आ सकता।
सो नेक्स्ट इज डाइवर्जेंट डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट से क्लियरली समझ में आ रहा है कि किसी भी दो अलग चीज़ों के बीच का फ़र्क बताना। सो टेस्ट द डिग्री टू विच अ मेजर कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन ग्रुप्स नोन टू डिफर विथ रिगार्ड टू द फोकल कंस्ट्रक्ट। फोकल कंस्ट्रक्ट का आप मीनिंग अभी भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपने न्यू टूल बनाया है, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि जब आप अगर जब भी आपको कोई टेस्ट या स्केल बना रहे हैं तो किसी स्पेसिफिक चीज़ को नापने के लिए, ठीक है, तो वो सिर्फ उसी चीज़ को नापे, ना कि किसी दूसरी अनरिलेटेड चीज़ को नापे। तो दो अलग अलग जो ग्रुप या कॉन्सेप्ट के बीच में ये टेस्ट क्या करता है, क्लियर डिस्क्रिमिनेशन करके आपको बताता है। ठीक है, तो मेजर जो इसमें मुद्दा है हमारा, दैट इज़ द डिफरेंस बताना, और फर्स्ट नेक्स्ट है आपका डायमेंशन चेक करना। ठीक है, कि मतलब जो भी आप टेस्ट कर रहे हैं, जो चीज़ का आप मेज़र करना चाहते हो वो वही चीज़ मेज़र कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अब एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, कि मान लीजिए एक मैथ्स एबिलिटी का टेस्ट बनाया, मैथ्स एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, अब जो मैथ्स एबिलिटी टेस्ट है उसमें हमने क्या किया भाई, हमारे पास दो ग्रुप हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी। अब जो ग्रुप है ए है वो कौन है, आईआईटी के बच्चे हैं, और जो ग्रुप बी है वो 5th क्लास के बच्चे हैं। ठीक है, तो आईआईटी एंड 5th क्लास के बच्चे हैं, तो आईआईटी वाले हैं तो वो तो भाई मैथ्स में एक्सपर्ट हैं, तो हमने एक्सपेक्ट किया है, पहले से ही हमें पता है कि जो आईआईटी वाले हैं उनका जो स्कोर है वो क्या आएगा, हाई आएगा, और 5th क्लास के बच्चों का स्कोर क्या आएगा, लो आएगा। ठीक है, उनका लो आना चाहिए, क्योंकि दोनों ग्रुप मैथ्स के लेवल में अलग हैं, इसलिए आपका जो टेस्ट है दोनों के बीच में क्या कर रहा है, डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है। बट फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने क्या किया, बच्चों ने दोनों ने ही अच्छा ला दिया, ठीक है, मतलब इन्होंने भी अच्छे मार्क्स ला दिए, इन्होंने भी अच्छे मार्क्स ला दिए, तो इसका मतलब कि जो आपका टूल है वो वैलिड नहीं है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि 5th क्लास का बच्चा भी वो चीज़ सॉल्व कर ले और ये वाला भी वो चीज़ सॉल्व कर ले। तो अनरिलेटेड चीज़ें आपको इंक्लूड नहीं करनी है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल वैलिडिटी। तो स्ट्रक्चरल वैलिडिटी क्या है, स्ट्रक्चरल वैलिडिटी ये चेक करती है कि जो आपका बनाया हुआ जो टेस्ट है या टूल है उसी ढंग से स्ट्रक्चर से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो कि आपने किसी थ्योरी में सोचा था, थ्योरी में सोचा था या आपने हाइपोथेसाइज्ड किया था। ठीक है, इसको पढ़ो आप। टेस्ट वेदर अ मेजर कैप्चर द हाइपोथेसाइज्ड डायमेंशनैलिटी ऑफ कंस्ट्रक्ट, मतलब कि जो आपने थ्योरेटिकली सोचा था वो इसमें पॉसिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसी स्ट्रक्चर में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने मान लो एक रेस्टोरेंट एक्सपीरियंस सर्वे किया, ठीक है, रेस्टोरेंट एक्सपीरियंस सर्वे किया। ठीक है, अब ये जो रेस्टोरेंट एक्सपीरियंस सर्वे किया, इसमें हमने क्या किया कि इस सर्वे को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कि भाई एक में हम फूड क्वालिटी देख लेंगे, एक में हम सर्विस स्पीड देख लेंगे, एक में हम एम्बियंस देख लेंगे। ठीक है, तो ये जो तीनों क्राइटेरिया हैं इसमें मान लीजिए कि हमने टोटल 9 क्वेश्चंस रख दिए हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि लोग जो हैं वो तीनों क्राइटेरिया को क्लियरली समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो जब लोग सर्वे भरते हैं और डेटा दिखाता है कि फूड वाले सवाल एक तरफ ग्रुप में हैं, सर्विस वाले एक तरफ हैं, एम्बियंस वाले एक तरफ हैं, तो इसका मतलब कि जो टेस्ट है वो परफेक्ट 3 अलग अलग डायमेंशंस को क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है, जैसा कि हमने पहले ही सोचा था कि हम इसको इसी तरीके से प्लान करेंगे। तो अगर इस तरीके से हो रहा है तो एक ये क्या है, परफेक्ट स्ट्रक्चरल वैलिडिटी टूल माना जाएगा। बट वहीं अगर हम डेटा देखकर पता चलता है कि लोग सर्विस स्पीड या फिर फूड क्वालिटी के सवालों को आपस में क्या कर दे रहे हैं, मिक्स कर दे रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि ये वो चीज़ें क्या है, सेम तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, तो इसका मतलब आपने सही से उन तीनों डायमेंशन को कैप्चर नहीं किया है और आपका जो टूल है वो क्या है, इनवैलिड माना जाएगा। तो स्ट्रक्चरल टूल क्या करता है, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, जैसा कि आपने अपने थ्योरेटिकली सोच रखा है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉस कल्चरल वैलिडिटी। क्रॉस कल्चरल से क्या समझ में आ रहा है कि किसी की सभ्यता या हम किसी के कल्चर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो it concerned the extent to which a translated or adapted measure is equivalent to the
ओरिजिनल मतलब आपने जो टूल है अगर उसको आपने ट्रांसलेट किया है या कहीं और से अडेप्ट किया है तो क्या वो ओरिजिनल के जितना ही बराबर मीनिंग आपको दे रहा है या आप उसको उस ओरिजिनल की तरह ही समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो क्रॉस कल्चरल वैलिडिटी ये चेक करता है कि जब आप किसी टेस्ट या मेज़र को एक कल्चर या भाषा से ट्रांसलेट या अडेप्ट करते हैं, दूसरे कल्चर के लोगों के लिए बनाते हो, तो क्या वो अभी भी पहले वाले टेस्ट की तरह ही सही और बराबर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको अगर हम एक सिंपल से एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो मान लीजिए कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने एक टूल बनाया है या टेस्ट बनाया है किस पे, हैप्पीनेस एंड वेलबींग टेस्ट है। ठीक है, अब ये तो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ने बनाया है, उसमें मान लो एक उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आप वीकेंड पे कितनी बार अपने दोस्तों के साथ बारबेक्यू पे जाते हो। ठीक है, अब यहीं अगर हम इंडियन सिनेरियो की बात करें तो अगर हम अपने टेस्ट को सिर्फ वर्ड टू वर्ड अगर मान लो उस लाइन को हमने ट्रांसलेट कर दिया कि इंडिया के कल्चर के हिसाब से हमने नहीं किया, तो हम क्या पूछेंगे कि सबसे पहले तो इंडिया वाले यही पूछेंगे कि भाई बारबेक्यू का क्या होता है। कोई लोकल लोग या गांव वगैरह में इतना बारबेक्यू को लोग नहीं समझते हैं। ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, हम अपने तरीके से पूछेंगे, इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग पूछेंगे। जैसे कि आप पूछ सकते हो कि आप वीकेंड पर अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने चाय पीने कितनी बार जाते हो। तो इससे लोग इजीली आपको क्या करेंगे, आंसर करेंगे, क्योंकि मेन मोटिव हमारा क्या है, मेन मोटिव हमारा पूछना है कि आप जो लोग हैं ये देखना है कि लोग कितना खुशी से सोशलाइज होते हैं, कितना वो मिंगल होते हैं लोगों के साथ। तो यही अगर इस तरीके से हम कंस्ट्रक्ट करते हैं या अडेप्ट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक परफेक्ट क्रॉस कल्चरल वैलिडिटी कहलाएगा। बट यहीं अगर हमने डायरेक्ट पूछ लिया कि भाई आप कितने हफ्ते में कितनी बार बारबेक्यू नेशन जाते हो वीकेंड पे, तो वो सबसे पहले तो यही पूछेंगे कि बारबेक्यू क्या होता है। तो अगर आप इस तरीके से डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करोगे, मीनिंगफुल के साथ ट्रांसलेट नहीं करोगे या कल्चर के साथ ट्रांसलेट नहीं करोगे, तो वो आपका टूल क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलायबिलिटी। सो रिलायबिलिटी से आप क्या समझते हैं, सो रिलायबिलिटी इज द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी विथ विच एन इंस्ट्रूमेंट मेजर द एट्रीब्यूट फॉर विच इट इज़ डिज़ाइन टू मेजर। तो रिलायबिलिटी का सीधा सीधा मीनिंग है सबसे पहले तो डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी, मतलब कि कितना लगातार एक जैसा होना, लगातार एक जैसा होना, मतलब कितनी बार भी आप उसको ट्राई करेंगे वो आपको क्या देगा, सेम रिजल्ट देगा। तो अगर आप किसी भी चीज़ को बार बार मेज़र करते हैं और हर बार एक जैसा रिजल्ट आएगा तो वो टूल आपका क्या कहलाएगा, रिलायबल कहलाएगा। तो इसीलिए इसको क्या माना गया है, डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी। तो जिस चीज़ को नापने के लिए वो इंस्ट्रूमेंट बना है उतनी बार जितनी बार भी नापो वो वही रिजल्ट दे, तो वो आपका क्या कहलाएगा, रिलायबिलिटी कहलाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि आपने क्या किया है, आपके पास एक वेइंग मशीन है, तो उस पर आप खड़े हुए, आपका 60 kg आया, आप दोबारा खड़े हुए तब भी 60 kg आया। तो इसका मतलब कि वो जो टूल है, वो जो मशीन है, वो क्या है, रिलायबल। बट फॉर एग्जाम्पल आप पहली बार खड़े हुए 60 kg आया, दूसरी बार खड़े हुए 55 kg आया, तीसरी बार खड़े हुए 68 kg आया, इसका मतलब कि जो वेइंग मशीन है वो रिलायबल नहीं है, तो वो वहाँ पे क्या हो जाएगी, नॉट रिलायबल हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसके टाइप्स की अगर हम बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी। फर्स्ट वन इज स्टेबिलिटी, सेकेंड इज इंटरनल कंसिस्टेंसी एंड थर्ड वन इज इक्विवेलेंस। सो वन बाय वन हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन इज स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी से आपको समझ में आ रहा होगा, सिंपल सा है, स्थिरता, ठीक है, स्टेबल होना। सो स्टेबिलिटी का मीनिंग क्या है, एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू प्रोवाइड सेम रिजल्ट व्हेन यूज्ड कॉन्सिक्यूटिवली फॉर 2 और मोर टाइम्स। 2 या 2 से ज़्यादा बार भी आप उसको यूज़ कर रहे हो फिर भी वो आपको क्या दे रहा है, सेम रिजल्ट दे रहा है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, स्टेबिलिटी कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि हमने एक IQ टेस्ट दिया और उसका स्कोर कितना आया,
110 आया। फिर हमने एक महीने बाद वही IQ टेस्ट दोबारा दिया और फिर से स्कोर आया मान लो 110 या फिर 111 आया, तो इसे हम क्या मानेंगे, स्टेबिलिटी मानेंगे, मतलब उस टूल में क्या है, स्टेबिलिटी है। अब ये जो स्टेबिलिटी है इसको मेज़र करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिक्स से उसका जो भी रिजल्ट है वो हम फाइंड आउट करते हैं। फिर हम प्रिडिक्ट करते हैं कि ये जो टूल है वो रिलायबल है या नहीं है। तो उसको मेज़र करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट फॉर्मूला हम क्या करते हैं, रिलायबिलिटी को एस्टिमेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला बताऊंगी एंड इंटरप्रिटेशन बताऊंगी, क्योंकि बाकी जो हमारा मेजर कैलकुलेशन होते हैं वो स्टैटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। सो कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है n ब्रैकेट समेशन ऑफ x बाय माइनस समेशन ऑफ x समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाय अंडर रूट n समेशन ऑफ x स्क्वायर ब्रैकेट समेशन ऑफ x का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट n समेशन ऑफ y स्क्वायर माइनस ब्रैकेट समेशन ऑफ y का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो जो रिलायबिलिटी होती है, रिलायबिलिटी जब आप फाइंड आउट करोगे तो इसमें जो हम करते हैं स्टेबिलिटी के लिए हम लोग टेस्ट मेथड का यूज़ करते हैं, टेस्ट रीटेस्ट मेथड। अब ये जो टेस्ट रीटेस्ट मेथड होता है इसमें क्या होता है कि आपने मान लीजिए कि आज फॉर एग्जांपल आज मंडे है, मंडे को अगर आपने वो टेस्ट इम्प्लीमेंट किया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे, तो नेक्स्ट मंडे आप क्या करते हो, अगर दोबारा इम्प्लीमेंट करते हो तो ये क्या हो गए, 2 डिफरेंट ओकेशंस हो गए, 2 डिफरेंट ओकेशंस हो गए। ठीक है, तो जब भी हम किसी 2 डिफरेंट ओकेशन पे सेम रिसर्च इंस्ट्रूमेंट इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो मेथड आपकी क्या कहलाती है, टेस्ट रीटेस्ट मेथड कहलाती है। एंड अब इन दोनों ग्रुप को, मतलब मंडे के स्कोर को और नेक्स्ट मंडे के स्कोर को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं और दोनों के बीच में हम रिलेशन देखते हैं, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसके इंटरप्रिटेशन की बात करें तो अगर मान लीजिए कि +1 आया तो इसका मतलब कि क्या है, परफेक्टली रिलेटेड है या परफेक्टली रिलायबिलिटी इस टूल की मेंटेन है। ठीक है, अगर इसमें क्या आता है, 0 आता है तो इसका मतलब कि नो रिलायबिलिटी। अगर 0.70 से कम आता है इसका मतलब कि आप जो रिज़ल्ट है या जो टूल है उसको क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, सो दैट इज़ द कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट। एंड स्टेबिलिटी को मेज़र करने के लिए हम लोग टेस्ट रीटेस्ट मेथड का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनल कंसिस्टेंसी। ठीक है, अब हम अगर इंटरनल कंसिस्टेंसी की बात करें तो इंटरनल का मतलब क्या है, अंदरूनी। ठीक है, अंदरूनी से यहाँ पे क्या मतलब है, सब पार्ट। सो इट इंश्योर दैट ऑल द सब पार्ट ऑफ अ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट मेजर द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल कि हमने एक टूल लिया, टूल में कितने क्वेश्चंस हैं, मान लीजिए 10 क्वेश्चंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 क्वेश्चन आया रहे। अब ये हर एक क्वेश्चन सेम कैरेक्टरिस्टिक के को ही क्या कर रहा हो, वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हो। फॉर एग्जांपल हम एनाटॉमी ऑफ आई की बात कर रहे हैं तो सारे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो एनाटॉमी ऑफ आई से रिलेटेड ही होने चाहिए। ठीक है, अब हमको जो इंटरनल कंसिस्टेंसी है इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, होमोजेनाइटी, मतलब कि सभी का जो स्कोर है वो सेम आना चाहिए। कैसे आना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल कि इसको चेक कैसे करते हैं, तो इसको हम चेक करते हैं स्प्लिट हाफ मेथड से। कैसे करते हैं, स्प्लिट हाफ मेथड से। स्प्लिट हाफ मेथड में क्या करेंगे, हमने 10 तक क्वेश्चन लिए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है,
स्प्लिट हाफ का मीनिंग क्या है, इस क्वेश्चन आयर को हम 2 पार्ट में क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे ऑड एंड इवन नंबर्स में, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, 7, ठीक है, एंड 9। यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6, 8, 10। तो ये 5 इसमें, 5 इसमें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे स्टूडेंट पे, इसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अब इसमें जो स्कोरिंग है वो लगभग सेम आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अगर इसमें स्कोरिंग किसी ने की है 4 की है, तो इसमें भी कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। अगर इस तरीके का स्कोर आता है, दैट मीन्स कि जो टूल है वो आपका क्या है, एक तो रिलायबल है, वैलिड है, क्योंकि कहीं से भी हमने क्वेश्चन देखो अलग अलग कर दिए हैं, पर फिर भी क्या आ रहा है, स्कोरिंग सेम आ रहा है। इसका मतलब कि जितने भी सब पार्ट हैं वो उसी के कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। बट अगर एग्जाम्पल कि यहाँ पे 2 आता है और यहाँ पे 4 आता है, इसका मतलब कि जो सब पार्ट हैं वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, या हो सकता है कि कुछ आधा पोर्शन क्या है, टफ है, और आधा पोर्शन क्या है, ईजी है। सॉरी, ये वाला टफ हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी एक होमोजेनिटी मेंटेन नहीं हो रही। तो होमोजेनिटी मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो इजी और टफ क्या होने चाहिए, मिक्स्ड होने चाहिए। तो जब इस तरीके का जो टूल होता है तो वो क्या कहलाता है, इंटरनल कंसिस्टेंसी कहलाता है, और इसको हम स्प्लिट हाफ मेथड से देखते हैं, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि स्प्लिट हाफ मेथड में भी हम लोग क्या करते हैं, कार्ल पियर्सन फॉर्मूला ही यूज़ करते हैं, कार्ल पियर्सन्स फॉर्मूला, ठीक है। अब ये जो कार्ल पियर्सन फॉर्मूला है इसको भी हम रिलायबिलिटी कोफिशिएंट समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर समेशन ऑफ y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो स्प्लिट हाफ हो गया, मतलब कि ये तो एक ही का रिजल्ट होगा, एक ही की रिलायबिलिटी इसमें शो हो रही होगी। बट हमें तो क्या चाहिए, दोनों पोर्शन का चाहिए। तो इसके लिए हम नेक्स्ट फॉर्मूला जो ऐड करते हैं वो है R1 इज इक्वल टू 2R डिवाइडेड बाय 1 प्लस R। तो ये जो R की वैल्यू है वो आपको यहाँ से मिलेगी, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूले में आप क्या करोगे, इसको पुट कर दोगे। तो ये आपका स्प्लिट हाफ टेक्निक का क्या निकल आएगा, रिलायबिलिटी कोफिशिएंट निकल आएगा, कोरिलेशन कोफिशिएंट आपका आ जाएगा। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस का मीनिंग क्या है, इट इन्वॉल्व हैविंग 2 और मोर ऑब्जर्वर इंडिपेंडेंटली अप्लाइंग द इंस्ट्रूमेंट विद द सेम पीपल। इसका मतलब है कि जब दो अलग अलग लोग एक ही चीज़ को क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो या टेस्ट कर रहे हो, अलग अलग फॉर्म्स हो, तब भी रिजल्ट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस कहलाएगा। फॉर एग्जांपल कि आप डांस कंपटीशन में डांस परफॉर्म कर रहे हैं और वहाँ पे 2 जजेस हैं, A एंड B, ठीक है। तो अगर दोनों ने ही आपको क्या दिए, 9 मार्क्स दिए, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर उस टूल में क्या है, इक्विवेलेंसी है। बट फॉर एग्जांपल कि अगर एक जज ने आपको 9 मार्क्स दे दिए और एक जज ने आपको 2 मार्क्स दे दिए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो इक्विवेलेंस मेंटेन नहीं रहेगा। तो ये आपका क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस वैलिडिटी कहलाता है। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि जो हम लोग एग्जाम वगैरह देखते हैं नॉट सेट वगैरह का या किसी की नर्सिंग का, तो उसमें क्या आते हैं, सेट 1, सेट B, सेट C होते हैं, ठीक है। तो दोनों का ही अगर हम डिफ़िकल्टी लेवल तीनों का ही क्या करें, सेम रख दें, तब तो वो क्या होगा, इक्विवेलेंस कहलाएगा और किसी भी स्टूडेंट के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। बट अगर हमने एक शिफ्ट में ईजी रख दिया, एक शिफ्ट में टफ रख दिया, तो क्या होगा, वहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ पार्शियलिटी हो सकती है और वो टूल क्या माना जाएगा, वैलिडेट नहीं माना जाएगा, रिलायबल नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए, जो इक्विवेलेंस होता है उसको चेक करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, इंटररेटर या फिर इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी टेस्ट का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो इसको भी हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं और यहाँ पे आ जाएगा आपका नंबर ऑफ एग्रीमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एग्रीमेंट प्लस
नंबर ऑफ डिसएग्रीमेंट। ठीक है, तो कितने लोग एग्री हैं उस ऑब्जर्व जब किया है तो कितने लोग एग्री हैं, डिवाइड हम किससे कर देंगे कि टोटल एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट को, तब हमारा क्या निकल आएगा, आर की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने वैलिडिटी डिस्कस की, रिलायबिलिटी डिस्कस की। तो रिलायबिलिटी का आपको मीनिंग समझ में आया होगा, रिलायबिलिटी मीन्स कंसिस्टेंसी समझ लीजिए। स्टेबिलिटी का मीनिंग क्या है कि समय बदलने पर भी रिजल्ट क्या आएगा, आपका सेम आएगा। इंटरनल कंसिस्टेंसी में हमने क्या देखा था कि जो भी टेस्ट हैं, जो सारे सवाल हैं, एक ही टॉपिक पे क्या होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए या एक ही एरिया कवर करना चाहिए। और इक्विवेलेंस का मीनिंग क्या है कि अलग अलग जज या अलग अलग लोग ऑब्जर्व भी करेंगे तब भी क्या आना चाहिए, सेम रिजल्ट आना चाहिए। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास में आपको जो भी टॉपिक पढ़ना हो तो अगर आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। एंड ये आपको वीडियो कैसा लगा, क्या समझ में आया, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में या डायरेक्ट DM में मुझे पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।